कहते हैं कि बनारस में मौत भी घाट पर नहा कर आती है। पर क्या आपने कभी सुना है कि मौत सीटी बजाकर भी आ सकती है? नहीं ना। लेकिन बनारस की पुरानी गलियों से निकली ये कहानी आपको इस बात पर भी यकीन करने पर मजबूर कर देगी। कैसे? ये जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी मौत की सीटी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। घाटों पर साधु संत डुबकी लगा रहे थे। मंदिरों की घंटियां एक साथ गूंज रही थी और आरती की सुगंध हवा में ऐसे घुली थी जैसे किसी ने गंगा जल में इत्र मिला दिया हो। यही तो है बनारस, जहां जीवन और मृत्यु एक ही घाट पर बैठकर चाय पीते हैं। इन्हीं सब के बीच मैं डॉक्टर अनिरुद्ध शुक्ला अपनी पुरानी अटैची घसीटते हुए दशाश्वमेध की गलियों की तरफ बढ़ रहा था। मंजिल थी मेरे परम मित्र और नामी जासूस विक्रम त्रिपाठी का घर। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि विक्रम अखबार के पीछे छिपा बैठा था, जैसे अखबार में पूरी दुनिया का रहस्य छुपा हो। कमरा हमेशा की तरह एकदम बेतरतीब। दीवारों पर नक्शे, पुराने केसों की फाइलें और खिड़की के पास जलती अगरबत्ती। विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अनोखा बनारसी मेल। अरे अनिरुद्ध, तुम कब आए? विक्रम ने बिना नजर उठाए कहा। जब तुम अखबार की सुर्खियों में अपना अगला केस ढूंढ रहे थे। मैं मुस्कुराते हुए बोला, शुक्ला जी, हर केस के पीछे 4 कारण होते हैं: धर्म, धन, भय और लालच। जहां मेरी मुस्कान में तंज था, वहीं विक्रम की बातों में तर्क। उसकी बात सुनकर मैं हंसे बिना न रह सका। तो आज इनमें से कौन सा केस अखबार में दिख गया? विक्रम अभी कुछ जवाब दे ही पाता कि उसी पल दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खुला और एक दुबली पतली युवती अंदर आई। उसकी सुंदर आंखों में दहशत बसी थी। चेहरा फीका पड़ा हुआ था, होठ कांप रहे थे और बाल बिखरे हुए थे। उसने सफेद सलवार कुर्ता पहन रखा था और कंधे पर गाढ़ा नीला दुपट्टा था। आप ही विक्रम त्रिपाठी हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी। मुझे मुझे आपकी मदद चाहिए, वो कांपती आवाज में बोली। विक्रम ने उसे बैठने का इशारा किया। मैंने उसे पानी का ग्लास थमाया। जब वो थोड़ी शांत हुई तो मैंने पूछा, अब बताइए, आपको हमसे किस प्रकार की मदद चाहिए? उस युवती ने हम दोनों को एक बार गौर से देखा, मानो तसल्ली कर रही हो कि अब उसकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। कुछ क्षणों तक वो चुप बैठी रही, फिर बोली, मेरा नाम रूपा त्रिवेदी है। मैं रामनगर की हवेली में रहती हूँ। मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। मैं और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। और ऐसा क्यों लगता है आपको? मैंने पूछा। युवती ने घबराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हर रात एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई देती है। सीटी? विक्रम ने दोहराया। हाँ, आधी रात के आसपास। पहले बहुत धीमी सुनाई देती है, फिर कुछ देर बाद बंद हो जाती है। और बस इतनी सी बात से आपको लगता है कि आपको कोई मारना चाहता है? मैंने आश्चर्य से कहा। युवती के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। असल में 2 साल पहले मेरी बड़ी बहन ने भी यही आवाज सुनी थी। विक्रम के माथे पर सिलवटें पड़ गई। फिर क्या हुआ था? युवती ने नजरें झुका ली। और 1 हफ्ते बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। मेरे हाथ का कप छूटने ही वाला था। मृत्यु? हाँ, और आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो मरी कैसे थी। कमरा तो अंदर से बंद था, न कोई निशान था और न ही कोई जहर मिला। लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु कुलदेवता के श्राप से हुई थी। विक्रम चौंक पड़े। श्राप? मतलब? रूपा ने धीमे से कहा, नीलिमा दीदी की जिस तरह से मौत हुई
उसके बाद हवेली में तरह तरह की बातें होने लगी थीं। किसी ने कहा कुल देवता नाराज हैं, तो किसी ने कहा कि शादी से पहले हवेली के उस कमरे में रहना अशुभ है। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि ये एक श्राप है। विक्रम ने बड़ी शांति से कहा, रूपा जी, आप साफ साफ बताइए, आपकी बहन की मौत कैसे हुई थी? रूपा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, लगभग 2 साल पहले नीलिमा दीदी की शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले उनके कमरे में हर रात एक अजीब सी सीटी की आवाज आती थी और आखिरी रात उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं और उनकी मौत के बाद अगली रात से वो सीटी की आवाज भी आना बंद हो गई। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, तो इसीलिए आपको लगता है कि आपकी जान को भी खतरा है? रूपा की आंखों में डर की लहर दौड़ पड़ी। कांपती आवाज में बोली, जी, 15 दिन बाद मेरी भी शादी होने वाली है। मेरे चाचा जी मेरे कमरे की मरम्मत करवा रहे हैं, इसीलिए मुझे नीलिमा दीदी के कमरे में रहने को भेज दिया गया। और पिछले 3 दिनों से फिर उसी तरह की सीटी की आवाज आने लगी है। मुझे डर है कि कहीं मेरी बहन जैसा मेरा भी हाल ना हो जाए। विक्रम ने आंखें मूंद ली, जैसे कोई पहेली भीतर ही भीतर तौल रहे हों। फिर गंभीर आवाज में कहा, रूपा जी, श्राप अक्सर किसी घटना से पहले नहीं बनते, वे घटना के बाद बनाए जाते हैं ताकि लोग सवाल पूछना ही छोड़ दें। रूपा ने घबराई हुई नजरों से उनकी ओर देखा। तो आपको नहीं लगता कि ये किसी श्राप का काम है? विक्रम हल्के से मुस्कुराए। मुझे लगता है कि जहां डर होता है वहां किसी न किसी को फायदा भी होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि इस डर से फायदा किसे हो रहा है। रूपा जी, हम कल सुबह ही आपके साथ आपकी हवेली चलेंगे। रूपा ने राहत की सांस ली, पर उसकी आंखों में सुकून के साथ साथ डर भी था। वो चली गई। कमरे में फिर से शांति छा गई। मैंने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये किसी श्राप के कारण है? विक्रम हंसे। शुक्ला जी, इस संसार में 2 ही चीजें निशान नहीं छोड़ती, एक तो हवा और दूसरी अफवाहें। श्राप तो फिर भी कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाएगा। उन्होंने अपनी डायरी उठाई और कहा, कल सुबह रामनगर चलकर देखते हैं इस कुल देवता के श्राप को। अगले दिन सुबह सुबह गंगा का रंग हल्का सुनहरा था। नावें घाटों पर झूल रही थीं और पंडे मंत्र पढ़ रहे थे। हम दोनों, विक्रम और मैं, रूपा के साथ तांगे में बैठकर रामनगर की ओर निकल पड़े। बनारस की गलियां पीछे छूटती गईं और आगे खेतों के बीच खुला रास्ता शुरू हुआ, जहां हवा सरसराती हुई सुकून दे रही थी। रास्ते में रूपा ने बताया कि उसके पिता रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी बहुत बड़े जमींदार थे। हवेली बहुत पुरानी है, लगभग 200 साल से भी ज्यादा। पिता का देहांत 3 साल पहले हुआ। तब से वे दोनों बहनें वहीं रह रही थीं। साथ में उसके सौतेले चाचा डॉक्टर हरिदत्त त्रिवेदी भी रहते हैं। विक्रम ने पूछा, तो क्या डॉक्टर हरिदत्त पेशे से डॉक्टर हैं? हाँ, पहले शहर में सरकारी डॉक्टर थे, पर अब हवेली में ही रहते हैं। कहते हैं कि हवेली छोड़ना अशुभ है। और तुम्हारी बहन की मौत वाली रात? रूपा की आंखें झुक गई। उस रात वे हवेली में नहीं थे, मैं अपने कमरे में थी, पर मैंने भी सीटी सुनी थी। विक्रम ने बस कहा और नोटबुक में कुछ लिख लिया। रामनगर पहुंचते ही सामने थी वो पुरानी हवेली, ईंटों की, बेलों से ढकी, ऊंची छतों वाली, मानो समय का कैदी हो। मुख्य फाटक पर 2 पत्थर के नाग उकेरे हुए थे और नीचे लिखा था, श्री नागेश हवेली, कुल देवता का वास। हवा में हल्की सड़ान थी, नमी और पुरानी लकड़ी के सड़ने की। एक बुजुर्ग नौकर आया
सिर पर सफेद पगड़ी, आंखों में डर। आइए बाबूजी, रूपा बिटिया ने बताया था कि आप आएंगे। विक्रम ने पूछा, तुम्हारा नाम? गोपाल। 50 साल से इस हवेली की सेवा कर रहा हूं बाबूजी, पहले मालिक के जमाने से। अंदर का दृश्य भव्य था, पर मौत की छाया उस पर छाई हुई थी। हवेली का एक हिस्सा उजाड़ पड़ा था। यही वो हिस्सा है जहां नीलिमा का कमरा था। अब मेरे कमरे की मरम्मत होने तक मुझे यही रहना है। विक्रम रुक गए। उन्होंने दीवार पर हाथ फेरा, पुरानी पेंटिंग्स को छुआ और फिर नजर ठहर गई एक पतली लोहे की नली पर, जो छत से आकर दीवार के कोने में गुम हो रही थी। ये क्या है? उन्होंने पूछा। गोपाल बोला, वो तो पहले से है बाबूजी, शायद हवा की नली होगी। विक्रम ने आगे पूछा, आपके नए मालिक डॉक्टर हरिदत्त त्रिवेदी कहाँ हैं? मालिक शहर गए हैं, आज उनकी कोर्ट में पेशी थी। नीलिमा के कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरा पुराना होने पर भी अपनी शानो शौकत की गवाही दे रहा था। विक्रम धीरे धीरे कमरे का निरीक्षण करने लगे। उनकी निगाहें हर छोटी बड़ी चीज पर ठहर रही थी। अचानक वे दीवार के एक कोने के सामने रुक गए। वहां एक छोटा सा गोल छेद था, छोटा लेकिन बहुत साफ। विक्रम उसे ध्यान से देखने लगे। उन्होंने अपनी पतली छड़ी उस नली के भीतर डाली। छड़ी काफी दूर तक चली गई। उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और धीरे से वो बुदबुदाए, दिलचस्प है। क्या हुआ? मैंने पूछा। विक्रम ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दीवार पर उंगलियां फेरी, फिर ऊपर छत की ओर देखा। शुक्ला जी, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों को बोलने का अवसर देना चाहिए, उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा। रूपा डरते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि श्राप बिना किसी कारण नहीं आता। अब देखना यह है कि इस कारण के पीछे कौन छिपा है। हमने तय किया कि उस रात हम उसी कमरे में रहेंगे जहां नीलिमा की मौत हुई थी। रूपा ने रोकना चाहा, पर विक्रम ने कहा, डर तभी टूटता है जब उसे आंखों से देखा जाए। मुझे लगता है आज की रात इस डर को तोड़ने की रात है। उन्होंने कमरे की ओर देखते हुए बड़ी ही रहस्यमय आवाज में कहा, और मुझे लगता है कि आज की रात ये कमरा हमसे बहुत कुछ कहने वाला है। रात के करीब 10 बजे थे और हम उसी कमरे में थे। लालटेन की लौ थरथरा रही थी और दीवार पर हमारे साए भी वैसे ही कांप रहे थे। विक्रम पूरी सतर्कता से बैठे थे। उनकी निगाहें दीवार के उस छोटे छेद पर जमी हुई थीं। मैं हैरान था कि भला वो मामूली सा छेद कैसे किसी की मौत का कारण हो सकती है। जब मुझसे ना रहा गया तो मैंने विक्रम से फुसफुसाते हुए कहा, विक्रम, मुझे नहीं लगता इतने छोटे से छेद से मौत आई होगी। मौत तो मौत है शुक्ला जी, कहीं से भी आ सकती है। बस अपने आंखों के साथ साथ आज कान भी खुले रखिएगा। विक्रम ने दीवार पर से बिना नजर हटाए कहा। तभी मेरी निगाह विक्रम के हाथ पर पड़ी। उन्होंने सीटी पकड़ रखी थी जो उन्होंने रास्ते से खरीदी थी। मैंने आश्चर्य से पूछा तो वो बोले, कभी कभी रहस्य को हल करने के लिए उसी की भाषा में बोलना पड़ता है जिसमें वो बना हो। आधी रात का क्षण, घड़ी ने 12 बजाए। गंगा किनारे से शंखनाद की हल्की प्रतिध्वनि आई। हम दोनों मौन थे। अचानक एक धीमी सीटी जैसी आवाज दीवार के पार से आई। रूपा ने सही कहा था, वो आवाज सचमुच अजीब थी, जैसे कोई सांस रोककर किसी को बुला रहा हो। विक्रम ने हाथ उठाकर मुझे चुप कराया। वे धीरे धीरे दीवार के करीब झुके और लालटेन की लौ मंद कर दी। मैं फुसफुसाया, विक्रम, छेद के पास से हल्की सरकने की आवाज आ रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
क्या क्या है वो? विक्रम की निगाहें छेद पर जमी रहीं। अभी कह नहीं सकता, पर जो भी है वो प्रशिक्षित है। हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा। अचानक छेद से कुछ हल्का सा सरकता दिखा। लालटेन की मध्यम रोशनी पड़ते ही एक हरे रंग की लकीर चमक उठी। वो नाग की चमड़ी थी। वो धीरे धीरे बिस्तर की ओर रेंगने लगा। मैं डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। पर विक्रम, वे बिल्कुल स्थिर खड़े थे और अपने हाथों में छड़ी को मजबूती से पकड़े हुए थे। उन्होंने जेब से दूध की शीशी निकाली और जमीन पर रख दी। सांप जैसे ही पास आया, विक्रम ने अचानक सीटी मुंह से लगाई और एक तेज तीखी सीटी बजाई। सांप ठिठक गया, उसका फन उठा, फिर अचानक उलटकर दीवार की ओर भागा और छेद से ऊपर गायब हो गया। वो गया, लेकिन कहां? विक्रम ने कहा, वहीं गया जहां से आया था। अब जल्दी चलिए शुक्ला जी, उसे पकड़ने का वक्त आ गया है। हम दोनों तेल का दिया लेकर ऊपर पहुंचे। वहां एक छोटा कमरा था जिसमें पुराने औजार, दवाइयां और बक्से रखे थे। बीच में मेज पर बांस की एक टोकरी पड़ी थी और पास ही एक छोटी सी सीटी। विक्रम ने टोकरी में देखा। अंदर वही हरा नाग कुंडली मारकर सोया हुआ था और दीवार के पास एक अधेड़ व्यक्ति की लाश पड़ी थी। पूरे चेहरे पर भय ने कब्जा कर रखा था। आवाज सुनकर गोपाल और रूपा भी दौड़ते हुए ऊपर आए। लाश देखते ही रूपा की चीख निकल गई। विक्रम ने गोपाल से पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? गोपाल कांपते हुए बोला, ये तो हमारे मालिक हैं, डॉक्टर हरिदत्त बाबू। ये यहाँ कैसे आए? वे तो कोर्ट गए थे और कल आने को बोले थे। डॉक्टर हरिदत्त की लाश को देखकर हम सब स्तब्ध थे। रूपा डरते हुए बोली, तो क्या सचमुच कुल देवता का श्राप था? विक्रम ने गंभीरता से कहा, नहीं रूपा जी, ये श्राप नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या की योजना थी। सभी की निगाहें उनकी ओर उठ गई। विक्रम ने आगे कहा, कल जब मैं नीलिमा के कमरे का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे दीवार पे ये छोटा छेद मिला जो ऊपर वाले कमरे तक जाता था। उन्होंने अपनी जेब से वो छोटी सी सीटी निकाली जो उन्होंने मेज से उठाई थी। और रूपा जी, आपके बयान की सबसे महत्वपूर्ण बात थी हर रात सुनाई देने वाली अजीब सीटी की आवाज। रूपा अवाक रह गई। विक्रम आगे बोले, डॉक्टर हरिदत्त ने एक विषैले नाग को प्रशिक्षित कर रखा था। हर रात को ऊपर वाले कमरे से वो सीटी बजाते, संकेत मिलते ही नाग दीवार के छेद से नीचे आता और बिस्तर तक पहुंच जाता। नीलिमा की मृत्यु भी इसी प्रकार हुई थी, लेकिन कल रात में तैयार था। जैसे ही नाग नीचे आया, मैंने भी वैसे ही सीटी बजाई। सांप भ्रमित हो गया और वापस ऊपर लौट गया। हम उसके पीछे पीछे ऊपर पहुंचे और वहां हमें डॉक्टर हरिदत्त की लाश मिली। मैंने पूछा, लेकिन हरिदत्त की मृत्यु कैसे हुई? विक्रम ने कहा, मुझे लगता है जब नाग मेरे संकेत से विचलित होकर लौटा तो वो क्रोधित हो गया होगा और हरिदत्त उसे वापस से टोकरी में बंद करने का प्रयास करने लगे होंगे। घबराहट में उनका नियंत्रण टूट गया और नाग ने गुस्से में उन्हीं को डस लिया। रूपा की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? संपत्ति के लिए, विक्रम बोले। तुम्हारे पिता की वसीयत के अनुसार तुम बहनों की शादी के बाद हवेली और संपत्ति तुम दोनों के अधिकार में आने वाला था और हरिदत्त ये कभी नहीं चाहते थे। आंगन में सन्नाटा छा गया। नागेश हवेली अब कुल देवता के श्राप से मुक्त हो चुका था। जो हथियार हरिदत्त ने दूसरों के लिए तैयार किया था, अंत में वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। मौत की सीटी का रहस्य सुलझ चुका था, पर बनारस नहीं, क्योंकि ये शहर अध्यात्म और रहस्य का ऐसा संगम है जहां कभी कभी ये दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि इन्हें अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। गंगा की लहरें हमारे पैरों को छूकर लौट गई और उगते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में बनारस एक बार फिर
अपने अनगिनत रहस्यों को सीने में छिपाए शांत खड़ा था। शायद यही बनारस का रहस्य है और शायद यही उसका अध्यात्म भी।